द ब्यूटी सीजन 1 एपिसोड 4 की शुरुआत एक बहुत ही गहरी और इमोशनल फ्लैशबैक से होती है, जहां हम कूपर को उसके पुराने वक्त में देखते हैं जब वो जॉर्डन के साथ था। ये सीन एक रात का है, सड़कें सुनसान हैं और माहौल बहुत खामोश और सुकून भरा है। कूपर और जॉर्डन आपस में बातें करते हुए चल रहे हैं और उनकी बातों का मौजू उनके पसंदीदा किताबें और मुसन्निफ हैं। दोनों के बीच की केमिस्ट्री और गहरा ताल्लुक साफ महसूस किया जा सकता है। चलते चलते वो एक पुराने फाउंटेन के पास पहुंचते हैं। जॉर्डन, जो कि अपनी जिंदा दिली के लिए जानी जाती है, कूपर को मजबूर करती है कि वो वहां रुककर कोई विश मांगे। कूपर उस वक्त थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर जॉर्डन की खुशी के लिए मान जाता है। उस वक्त कूपर ने दिल ही दिल में ये दुआ मांगी थी कि जॉर्डन कभी उससे मोहब्बत ना करे। जब वो ये बात जॉर्डन को बताता है तो दोनों इस पर हंसते हैं और मजाक में उड़ा देते हैं। लेकिन आज के वक्त में कूपर के लिए ये याद एक चुभन बन चुकी है, क्योंकि हालात अब बिल्कुल बदल चुके हैं। वापस हाल में आते हैं, जहां मामला बहुत संगीन और तनावपूरा है। कूपर इस वक्त कॉन्डे नास्ट कैफेटेरिया में मौजूद लोगों से सख्ती से पूछताछ कर रहा है। ये वही लोग हैं जो उस वक्त वहां मौजूद थे जब हार्पर का जिस्म अचानक फट गया था। कूपर अपनी जांच की शुरुआत एशली नाम के एक आदमी से करता है। एशली शुरू में तो थोड़ा संभल कर बात करता है और दफ्तर की राजनीति और वहां के काम के माहौल के बारे में बताता है। वो कूपर से ये भी पूछता है कि जो खून के नमूने लिए गए थे उनका नतीजा कब आएगा। कूपर उसे टालते हुए कहता है कि वो लोग अभी भी उस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन बातों का सिलसिला तब एकदम से गंभीर हो जाता है जब कूपर एशली पर दबाव डालता है। मजबूरी में आकर एशली आखिरकार ये राज खोल देता है कि हार्पर के साथ उसका रिश्ता सिर्फ काम तक सीमित नहीं था, बल्कि वो दोनों कैजुअल सेक्स पार्टनर्स थे। एशली के लिए ये रिश्ता शायद गहरा था क्योंकि वो हार्पर से मोहब्बत करने लगा था, लेकिन हार्पर के लिए एशली सिर्फ उसके कई ऑप्शंस में से एक था। जैसे ही एशली ये बात कबूल करता है, कूपर बिना एक पल गंवाए किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजता है। कुछ ही सेकंड्स में वहां सिक्योरिटी पर्सनल आ जाते हैं ताकि वो एशली को और टेस्टिंग के लिए ले जा सकें। एशली जब ये देखता है तो वो घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी वाले उसे पकड़ लेते हैं और ज़बरदस्ती बेहोश करने वाली दवाई देकर उसे वहां से घसीट कर ले जाते हैं। इसके बाद कहानी का रुख हॉस्पिटल की तरफ मुड़ता है, जहां माहौल में मौत और खौफ का साया है। कूपर अब एक पूरा हैजमैट सूट पहनकर तैयार होता है क्योंकि वो अब मैनी से मिलने जा रहा है। मैनी हार्पर का बेहद करीबी दोस्त था और अब वो भी इस अजीबोगरीब बीमारी का शिकार हो चुका है। डॉक्टर्स लगातार मैनी की हालत पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये आ रही है कि वो मैनी के जिस्म का तापमान कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मैनी का जिस्म बुरी तरह तप रहा है और उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। मैनी इस वक्त बेहद डरा हुआ है और मानसिक तौर पर टूट चुका है, क्योंकि कोई भी उसके सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहा। डॉक्टर्स उसे बार बार सुई लगा रहे हैं, खून निकाल रहे हैं और उसे बिस्तर से बांध कर रखा गया है ताकि वो हिल ना सके। कूपर कमरे में दाखिल होता है और कोशिश करता है कि मैनी को थोड़ा शांत कर सके। कूपर का मकसद सिर्फ मैनी को दिलासा देना नहीं है, बल्कि वो ये जानना चाहता है कि हार्पर किन और लोगों के साथ सोई थी ताकि इन्फेक्शन की चेन को रोका जा सके। लेकिन मैनी का दिमाग काम नहीं कर रहा। वो इतना ज्यादा घबराया हुआ है कि कूपर की किसी बात पर ध्यान नहीं दे पा रहा। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो सच बता देगा तो शायद कुछ मदद हो सके, लेकिन मैनी बस अपने कुत्तों और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बड़बड़ाता रहता है। वो कूपर से गिड़गिड़ाता है कि उसे उसके परिवार से मिलने दिया जाए और उसे यहाँ से आज़ाद कर दिया जाए। मैनी की बेबसी और चीख पुकार के बीच अचानक कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मैनी का जिस्म अजीब तरीके से मुड़ने लगता है, जैसे उसकी हड्डियां टूटकर नई जगह ले रही हों। उसकी आंखों से खून बहने लगता है, जो देखने में बेहद खौफनाक मंजर था। दर्द और तकलीफ में पागल होकर मैनी खुद अपने हाथ की खाल को नोचना शुरू कर देता है ताकि वो उन रस्सियों से आज़ाद हो सके जिनसे उसे बांधा गया था। इस भयानक कश्मकश में उसे उल्टी होती है, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर ऐसी ताकत आ जाती है कि वो वहां मौजूद डॉक्टरों पर हमला कर देता है। कूपर, जो ये सब देख रहा होता है, तुरंत दरवाजे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन मैनी की रफ्तार और ताकत अब इंसानी हदों से पार हो चुकी थी। वो कूपर से कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज हो चुका था और वो आसानी से वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। अब हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में एक अजीब सी भागदौड़ शुरू हो जाती है। मैनी आइसोलेशन वार्ड से भाग निकलता है और पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। कूपर हार नहीं मानता और उसके पीछे भागता है। मैनी के जिस्म से लगातार खाल उतरकर जमीन पर गिर रही थी, जिससे कूपर के लिए उसे ट्रैक करना आसान हो रहा था। वो खून और खाल के उस निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। मैनी इस वक्त एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। उसका पुराना जिस्म खत्म हो रहा है और कुछ नया और खतरनाक बन रहा है। कूपर भागते
भागते हुए मैनी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसके करीब आता है तो मैनी उसे बुरी तरह धक्का देकर गिरा देता है। मैनी अब रुका नहीं, वो सीधा एक ऑपरेशन थिएटर में घुस जाता है। वहां 2 प्लास्टिक सर्जन्स किसी मरीज के चेहरे की स्किन ग्राफ्टिंग सर्जरी कर रहे थे। मैनी की अचानक एंट्री से वो दोनों सर्जन्स बुरी तरह डर जाते हैं और सर्जरी बीच में ही रुक जाती है। मैनी वहां रुकने के बजाय आगे बढ़ता है और उस कमरे की तरफ जाता है जहां स्किन ग्राफ्ट्स और डोनर बॉडीज रखी होती हैं। कूपर भी पीछा करते हुए वहां पहुंचता है और डॉक्टर्स को हुक्म देता है कि दरवाज़ा खोला जाए। जब दरवाज़ा खुलता है तो अंदर का नज़ारा बेहद हैरान करने वाला होता है। वहां जमीन पर मैनी का पुराना जिस्म यानी उसकी उतरी हुई खाल का एक खोखला खोल या ककून पड़ा होता है। कूपर नजरें ऊपर उठाता है और देखता है कि शीशे में मैनी का नया अक्स दिखाई देता है। मैनी अब बदल चुका था, लेकिन जब वो शीशे में अपनी नई सूरत देखता है तो एक पल के लिए वो खुद भी घबरा जाता है। उसकी शक्ल, उसका जिस्म, सब कुछ बदल चुका था। अपने इस बदलाव को देखकर मैनी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो इस सब का जिम्मेदार कूपर को मानता है। वो कूपर पर झपट्टा मारता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों जमीन पर गिरते हैं और कूपर की बंदूक हासिल करने के लिए छीना झपटी होती है। मैनी किसी तरह बंदूक पहले हासिल कर लेता है और बिना सोचे समझे कूपर पर गोली चला देता है, लेकिन खुशकिस्मती से निशाना चूक जाता है। गोली मिस होने के बाद मैनी घबराहट में बंदूक वहीं फेंक देता है और एग्जिट की तरफ भागता है। तभी वहां मौजूद एक नर्स हिम्मत दिखाती है और कूपर के हाथ में एक बड़ा इंजेक्शन थमा देती है, जिसमें प्रोपोफॉल की इतनी भारी मात्रा थी कि वो किसी ग्रिजली बियर को भी सुला दे। कूपर उस इंजेक्शन को लेकर मैनी के पीछे लपकता है। इस वक्त तक हॉस्पिटल की सिक्योरिटी और हैजमैट सूट्स पहने हुए गार्ड्स भी वहां पहुंचना शुरू हो गए थे। उन्होंने मैनी को एक कोने में घेर लिया था। कूपर भी वहां पहुंच जाता है और एक बार फिर मैनी और कूपर के बीच हाथापाई होती है। काफी मशक्कत के बाद कूपर कामयाब हो जाता है और वो इंजेक्शन मैनी को लगा देता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि इतनी हैवी डोज देने के बावजूद मैनी बेहोश नहीं होता। उसका नया जिस्म शायद आम इंसानों से अलग रिएक्ट कर रहा था। वो अभी भी लड़ने के लिए तैयार था। आखिरकार जब कोई चारा नहीं बचता तो कूपर अपना टेजर गन निकालता है और मैनी को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। बिजली के झटके से आखिरकार मैनी जमीन पर गिर जाता है और गार्ड्स उसे तुरंत काबू में कर लेते हैं। अब कहानी एकदम अलग माहौल में शिफ्ट होती है, सीधा रोम यानी इटली की खूबसूरत सड़कों पर। यहाँ जेरेमी और एंटोनियो अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। दोनों एक शानदार शॉपिंग स्प्री पर निकले हैं, महंगे कपड़े और चीजें खरीद रहे हैं। बाद में हम देखते हैं कि एंटोनियो जेरेमी को एक सेक्स वर्कर के साथ सेक्स करते हुए ऑब्जर्व कर रहा है और उसे निर्देश दे रहा है। एंटोनियो दरअसल जेरेमी को ट्रेन कर रहा है। वो उसे सिखा रहा है कि कैसे वो बिना किसी को इन्फेक्ट किए अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता है और मजे कर सकता है। ये एक अजीब तरह की कोचिंग थी जो एंटोनियो दे रहा था। इस रंग रैलियां मनाने के बाद दोनों एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं ताकि वो वहां से प्राइवेट प्लेन लेकर बायरन से मिलने जा सकें। दूसरी तरफ हम बायरन की दुनिया में दाखिल होते हैं। बायरन लैब में आता है जहां वो डॉक्टर रे से मिलने आया था ताकि वो अपना महीने का बूस्टर डोज ले सके। डॉक्टर रे काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो खबरों में चल रही उन घटनाओं से चिंतित हैं जहां लोगों के जिस्म फट रहे हैं। वो बायरन को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये ड्रग अभी सुरक्षित नहीं है और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन बायरन, जो कि एक पक्का व्यापारी है, इन चीजों को अलग नजर से देख रहा है। बजाय डरने के उसने फैसला किया है कि वो इस लीक और इन खबरों का फायदा उठाएगा। वो डॉक्टर रे से कहता है कि अब प्रोडक्शन की रफ्तार बढ़ा दी जाए क्योंकि उसने इग्निशन किटोसिस की समस्या का हल निकाल लिया है। बायरन का प्लान है कि वो इस ड्रग को मार्केट में इंजेक्टेबल इंस्टाग्राम फिलर्स के नाम से बेचेगा। उसकी आंखों में सिर्फ पैसा और मुनाफा है। वो डॉक्टर रे को हुक्म देता है कि वो बूस्टर शॉट्स को थोड़ा हल्का कर दें, प्रोडक्शन दोगुना कर दें और डोज का शेड्यूल महीने के बजाय हर हफ्ते कर दें, लेकिन दाम वही रखें। इस तरह वो लोगों से ज्यादा पैसा कमा पाएगा। जब बायरन अपना शॉट ले रहा होता है तो वो एंटोनियो को भी वहां अपना शॉट लेते हुए देखता है, जो कि उसके बिजनेस प्लान का हिस्सा बनने वाला है। वापस न्यूयॉर्क में कूपर अपने घर की तरफ जा रहा है। वो पूरे रास्ते जॉर्डन को फोन लगाता रहता है, लेकिन हर बार कॉल वॉइसमेल पर चली जाती है। उसकी आवाज में निराशा और अकेलेपन का दर्द साफ महसूस किया जा सकता है। घर पहुंचने से पहले वो अपने पड़ोसन के पास रुकता है ताकि वो अपनी बिल्ली को वहां से ले सके, लेकिन वहां उसे एक और बुरी खबर मिलती है। पड़ोसन उससे बताती है कि उसकी बिल्ली तो 2 महीने पहले ही मर चुकी है। ये सुनकर कूपर को एक गहरा सदमा लगता है। शायद वो वक्त और हकाइक से अपना संपर्क खो रहा है, या फिर काम के बोझ ने उसे इतना सुन कर दिया है कि उसे वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। वो थके हारे कदमों से अपने घर में दाखिल होता है। रात को सोते वक्त उसे जॉर्डन के बारे में एक बुरा सपना आता है जो उसकी मानसिक अशांति को दर्शाता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है जिससे कूपर की आंख खुल जाती है। वो हड़बड़ाकर उठता है और दरवाजे की तरफ जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने जो मंजर होता है वो उसे दंग कर देता है। दरवाजे पर एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी होती है जो दावा करती है कि वो जॉर्डन है। ये वही जॉर्डन है, लेकिन अब वो बदल चुकी है।
द ब्यूटी का असर उस पर भी हो चुका है। कूपर हैरानी और सदमे में उसे देखता रह जाता है और इसी हैरानकुन मोड़ पर एपिसोड अपने अंजाम तक पहुंचता है।